हेलो प्यारे बच्चों। चलिए प्यारे बच्चों, आप लोगों को जाहिद कोचिंग सेंटर पर बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए प्यारे बच्चों, इससे पहले आप लोगों को बता दिया गया था कि पार्ट नंबर 7 बता दिया गया था। आज पार्ट नंबर 8 है। एक वैद्युत क्षेत्र और आवेश, ये आपका क्या है पार्ट। तो इससे पहले जो वीडियो नंबर 7 आप लोगों को बताया गया था उसमें क्या था, वैद्युत ध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसकी दो स्थितियां हैं। इसकी कितनी स्थितियां हैं? दो। नंबर 1 आप लोगों को बताया गया था अक्षीय स्थिति, और नंबर जो दूसरा पॉइंट था निरक्षीय स्थिति। तो कल इस पे वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता आई थी 1/4πε0 2p/r का क्यूब, 2p/r का क्यूब, यही फार्मूला निकल के आ गया था। तो आज हम निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। तो दूसरा पॉइंट क्या है आपका? दूसरा वैद्युत ध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इसको हम पढ़ेंगे, तो इसको हम मिटा देते हैं। अब जो मेरा टॉपिक है आप लोग हेडिंग डालेंगे वैद्युत ध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो प्यारे बच्चों, आप लोगों का सबसे अच्छा तरीका यही है पढ़ने का। टीचर के साथ आप लोग कलम और पेन और कापी का प्रयोग करिए। आपके पास एक रफ होनी चाहिए, एक कलम होनी चाहिए। जो जो मैं बता रहा हूँ उसको आप लोग को नोट करना चाहिए, तभी आपकी पढ़ाई आगे हो पाएगी। अब पढ़ने का तरीका यही कि है कि आप प्ले लिस्ट में जाएं, वीडियो नंबर 1 से स्टार्ट करें, वीडियो 1 को देखें, 2 देखें, 3 देखें, यानी सीरियल वाइज पढ़ें, तब आपको सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो चलते हैं वैद्युत ध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। सबसे पहले हम क्या बनाएंगे? इसका फिगर बनाएंगे। तो जो इसका फिगर बनेगा आपका, ये क्या है आपका? वैद्युत ध्रुव है। ए माइनस क्यू, ए प्लस क्यू, ए आपका ए है, ए आपका बी है। इसका कोई बिंदु, इसको यहाँ से हटा दो क्योंकि इसका भी कोई काम नहीं है। यहाँ कोई बिंदु आपका क्या है? पी है। कोई बिंदु आपका क्या है? पी है, पी है। अब जो बिंदु पी है, पी से मध्य बिंदु पर इस वैद्युत ध्रुव के मध्य बिंदु ओ से बिंदु पी पर डाला गया लंब अर्धक है, जिसके बीच की दूरी क्या है? आर है। जिसके बीच की दूरी क्या है? आर है। हमने बी को पी से मिलाया। जब बी को पी से मैंने मिलाया तो मेरा चित्र ऐसे बन गया, और ए से पी को मिलाया तो मेरा चित्र ऐसे बन गया। बात को समझिए। कोई वैद्युत ध्रुव ए बी है, इसके मध्य बिंदु ओ से आर मीटर की दूरी पर लंबवर्धक एक बिंदु पी खींचा। लंबवर्धक एक बिंदु पी खींचा तो ए आर है। इसके बीच की दूरी क्या होती है आप लोग जानते हैं? इसके बीच की दूरी होती है 2l। किसके बीच की दूरी? वैद्युत ध्रुव के बीच की दूरी। जब ये 2l हो गया, जब इसका मध्य बिंदु आपका ओ है, तो एल में क्या हो गया? डिवाइड हो गया। एल में क्या हो गया? डिवाइड हो गया। उसके बाद देखिए क्या होता है आगे। बी से पी की दिशा में जो जाएगा उसकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगा? E1 आएगा। जो इसकी दिशा में आएगा, इसकी दिशा में, इसकी तीव्रता क्या हो जाएगा? E2 हो जाएगा। और जो इस साइड में जाएगा E1, उसके बाद E2, E1 cos थीटा, यहाँ क्या हो जाएगा? E2 cos थीटा हो जाएगा। जो लंबार्धक हो गए उसमें हमेशा E1 sin थीटा, और इस पे जो आएगा इसका हो जाएगा E2 sin थीटा। ये लंबार्धक की कंडीशन में आता है, एक ही दिशा की कंडीशन में आता है। तो थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। अब देखा जाए ऐसे ऐसे आपका बना है,
ए मध्य बिंदु ओ है, ए पी है, ए आपका ए है। देखिए ए बिंदु क्या है आपका ए है, तो यहाँ ए हो गया। इसके बीच की दूरी क्या है आर है, इसके बीच की दूरी क्या है ए से ओ के बीच की दूरी क्या है एल है, और ओ से बी के बीच की दूरी क्या है एल है, ओ से पी के बीच की दूरी क्या है स्मॉल आर है। तो अब मुझे क्या निकालना है एपी। एपी किस फार्मूले से निकल जाएगा पाइथागोरस प्रमेय से, क्योंकि जब लंब डाला जाता है तो ये 90 अंश हो जाता है। कितना हो जाता है 90। तो 90 अंश के सामने वाला जो वर्टेक्स होता है यानी लाइन होती है उसे हम कड़ कहते हैं। तो मुझे कड़ निकालना है, तो कड़ यहाँ हम निकालेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय जो फार्मूला होता है पाइथागोरस प्रमेय, कड़ का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर। तो लंब इसमें क्या है आर का स्क्वायर, आधार इसमें जो है एल का स्क्वायर, कड़ मुझे मालूम नहीं है एपी, तो कड़ एक का यहाँ क्या हो जाएगा एपी का होल स्क्वायर। तो एपी बराबर निकल के आ जाएगा अंडर रूट आर का स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर। जो एपी की दूरी आई उसकी जो दूरी आई अंडर रूट आर का स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर। तो थोड़ा आप कंसेप्ट यहाँ क्लियर करेंगे, जो एपी की दूरी होगी वही क्या होगी बीपी की दूरी या पीबी की दूरी होगी, वही पी की दूरी या बी पी की दूरी होगी, क्योंकि इसका भी आधार एल है, इसका भी जो परपेंडिकुलर यानी कि लंब है वो आर है, सेम दोनों वैल्यू है तो सेम वैल्यू उसका भी आएगा। अब जब इसका निकालेंगे तो इसका भी हम वही डायरेक्ट लिख देते हैं। आप लोगों को बता दिया गया कि आर का स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर, इतना आप लोग को कॉन्सेप्ट तैयार हो गया होगा। या इसका एक फिगर और बनता है, देखिए मैं इसको इधर ही बना दे रहा हूँ। E1 E2 E1 cos थीटा E2 cos थीटा। जब क्षैतिज दिशा में जाता है तो E1 cos थीटा बनता है, लेकिन ऊर्ध्वाधर यानी लंबवत दिशा में होता है तो E1 sin थीटा और E2 sin थीटा बनता है। तो अब इसको हम लिखना स्टार्ट करेंगे। अब सबसे पहले हम क्या लिखेंगे इसका थ्योरी लिखेंगे। तो थ्योरी लिखने के लिए थोड़ा आप लोगों से एक मिनट समय लेंगे, तो उसके बाद हम बताएंगे। तो चलेंगे लिखेंगे कि अब इसे चित्र को देखकर सारा हम व्यवस्थित कर देंगे। तो चित्र में क्या है, माना एक ए बी वैद्युत ध्रुव है, किसी ऐसे माध्यम में स्थित है जिसका परावैद्युतांक k है। वैद्युत ध्रुव के मध्य बिंदु O से r मीटर की दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं E1 व E2 है, E1 व E2 है, ठीक ना। उसके बाद जो लंब अर्धक यानी कि परपेंडिकुलर यानी क्षैतिज दिशा में है E1 cos थीटा व E2 cos थीटा, ये समांतर क्रम में है। जो लंबवत में है E1 sin थीटा E2 sin थीटा है, जो लंबवत दिशा में है वो E1 sin थीटा व E2 sin थीटा है। जो क्षैतिज दिशा यानी समांतर दिशा में है E1 cos थीटा व E2 cos थीटा है। तो जो आपका लंबवत दिशा में है ये देखिए परस्पर एक दूसरे के विपरीत और बराबर है, एक दूसरे के क्या है विपरीत और बराबर है। लेकिन जो समांतर दिशा में है एक दूसरे के समांतर और आपस में क्या है बराबर है। तो इसी चीज को हम यहाँ व्यवस्थित करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ लिखना स्टार्ट कर देंगे। माना ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी है जिसका माना ए बी एक वैद्युत ध्रुव, अरे यार माना ए बी एक वैद्युत ध्रुव है किसी ऐसे माध्यम में स्थित है जिसका
परावैद्युतांक के है, जिसका परावैद्युतांक के है, जिसका परावैद्युतांक के है। द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से, मध्य बिंदु O से r मीटर की दूरी पर एक बिंदु P है, जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता r मीटर की दूरी पर एक लंबार्धक बिंदु P है। ये थोड़ा मैंने यहाँ गलती कर दिया। मध्य बिंदु O से r मीटर की दूरी पर एक लंब अर्धक, जब इसकी बारी आएगी तो मैं बता दूंगा। एक लंब अर्धक बिंदु P है, लंब अर्धक जो सीधा लंबा गया है, यानी कि सीध में गया है, जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। उसके बाद फिर लिखेंगे बिंदु। अब लिखना चाहते हो तो बहुत सारा इसमें लिखना है, लेकिन जो काम की चीज है वही लिखिए। अब इस पर लिख सकते बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 व E2 है, तो ये सब लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, जिसका परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है। तो ये ज़्यादा लिखने की ज़रूरत है। जो मेन इसका रीजन है वो आपका चित्र है, थोड़ा इसके बारे में कुछ लिख देंगे और मैथमेटिकल इसका प्रूफ मेन वही है। तो अब लिखेंगे बिंदु P से प्लस Q व माइनस Q आवेश के बीच की दूरी के P से प्लस Q और P से माइनस Q के बीच की दूरी अंडर रूट r का स्क्वायर प्लस l का स्क्वायर है। r का स्क्वायर प्लस l का स्क्वायर, अंडर रूट r का स्क्वायर प्लस l का स्क्वायर है। उसके बाद फिर लिखेंगे आप, इसलिए प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 बराबर 1/4πε0 के Q अपान, देखिए जो r की दूरी है वो अंडर रूट क्या लिखा, अंडर रूट r का स्क्वायर प्लस l का स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस पे निकाला गया है। तो इसकी जो दिशा है, दिशा लिख देंगे आप लोग यहाँ एक स्टेप और 1/4πε0 के Q अपान, जब देखिए अंडर रूट l का r का स्क्वायर प्लस l का स्क्वायर, यहाँ समझ लीजिए अंडर रूट r का स्क्वायर प्लस l का स्क्वायर गुणे अंडर रूट r का स्क्वायर प्लस l का स्क्वायर, जब दो बार गुणा करेंगे तो जब अंडर रूट गुणे अंडर रूट क्या होता है, कट जाता है, तो ये निकल के आ जाएगा r का स्क्वायर प्लस l का स्क्वायर। तो यहाँ आप लिखेंगे r का स्क्वायर प्लस l का स्क्वायर, तो इसको हम हटा देंगे, इसको आप लिख लेंगे समीकरण नंबर 1। कहाँ से, B से P की दिशा में, B से P की दिशा में। तो देखा जाए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किधर जा रहा है, B से P की दिशा में जा रहा है। अब माइनस Q आप इस पर निकालेंगे। अब लिखेंगे माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 इक्वल
1/4π/0 क्यू अपान आर का स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर अंडर रूट। ओके, यहाँ लग जाएगा। या जब इसका होल स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो क्या निकल के आ जाएगा, यहीं हम लिखेंगे e बराबर 1/4π/0 के क्यू अपान आर का स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर। समीकरण नंबर 2। इसकी जो दिशा होगी वो कहाँ, P से A की दिशा में। इसकी P से A की दिशा में। देखिए P से A की दिशा में, कि P से कहाँ जा रहा है, A की दिशा में जा रहा है। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 इधर की दिशा में तो है, तो P से A की दिशा में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 इक्वल 1/4π/0 के क्यू अपान आर का स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर। उसके बाद फिर लिखेंगे, इसको आप लोग समीकरण नंबर कितना बना देंगे, 2 बना देंगे। उसके बाद लिखेंगे E1 व E2 के मान। अब मुझे इसको हटाना पड़ेगा, तो आप लोग इसको समझ गए होंगे। इसके बाद मैं इसको हटाता हूँ, उसके बाद इसके ऊपर लिखता हूँ। देखिए इनको हटा दिया जाए। अब लिखेंगे ये आपका E1 था, E1 व E2 के मान परस्पर बराबर है, लेकिन इनकी दिशा अलग है। देखिए दोनों की जो वैल्यू आई एकदम सेम आ गई है। दोनों की वैल्यू जो समीकरण 1 और 2 आया है, इनकी जो वैल्यू आई है समीकरण 1 और समीकरण 2, इनकी जो वैल्यू आई है E1 व E2 की, दोनों इक्वल में आए हैं। लेकिन जो इसकी दिशा है एक बराबर नहीं है, तो B से P की दिशा में जा रहा है, P से A की दिशा में जा रहा है, इसलिए। लेकिन इनकी दिशा अलग अलग है। तो E1 लिखेंगे नई लाइन से, E1 व E2 के लंबवत व समांतर, E1 व E2 के लंबवत व समांतर घटकों में बांटा जाएगा। देखिए इसको हम लंबवत और समांतर घटकों में बांट दिए, तो एक लंबवत घटक है, एक समांतर घटक है, बांटा जाएगा। E1 लिखेंगे, E1 व E2 के लंबवत घटक E1 साइन थीटा व E2 साइन थीटा, E1 साइन थीटा व E2 साइन थीटा है। और समांतर घटक E1 cos थीटा व E2 cos थीटा है। देखिए जो समांतर घटक हैं, 36 घटक हैं, E1 cos थीटा, E2 cos थीटा, और लंबवत घटक जो है E1 साइन थीटा व E2 साइन थीटा है। उसके बाद फिर लिखेंगे आप कि लिखेंगे लंबवत, इसी के आगे ला अधमा बावत, लंबवत घटक परिमाण में बराबर व दिशा में विपरीत है। तो देखिए जो लंबवत घटक है E1 साइन थीटा व E2 साइन थीटा, ये परिमाण में दोनों क्या है, एक दूसरे के बराबर हैं, और दिशा में क्या है, विपरीत है। एक ऊपर जा रहा है तो एक नीचे जा रहा है, एक ऊपर जा रहा है तो एक नीचे जा रहा है।
लंबवत घटक परिमाण में बराबर और दिशा में विपरीत है। ए घटक एक ही क्रिया रेखा पर कार्य करेंगे, एक ही क्रिया रेखा पर कार्य करेंगे। इसलिए ए घटक एक दूसरे को निरस्त कर देंगे। निरस्त मतलब कि कैंसिल कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। क्यों कैंसिल आउट कर देंगे? क्योंकि इनका लंबवत जो घटक है E1 साइन थीटा व E2 साइन थीटा परिमाण में तो बराबर है, लेकिन इनकी जो दिशाएं हैं एक दूसरे के विपरीत हैं। इसलिए एक ही दिशा, एक ही क्रिया रेखा पर काम करेगा, एक ही क्रिया रेखा पर काम करेगा। देखिए, एक ही क्रिया रेखा पर काम करेगा या कार्य करेगा। एक घटक एक दूसरे को क्या कर देंगे? निरस्त कर देंगे। उसके बाद लिखेंगे तो इसलिए समांतर घटक, इसलिए समांतर घटक E1 cos थीटा व E2 cos थीटा परस्पर आपस में जुड़ जाएंगे, आपस में जुड़ जाएंगे। E1 cos थीटा व E2 cos थीटा परस्पर आपस में एक ही दिशा में है। दोनों E1 cos थीटा व E2 cos थीटा परस्पर आपस में जुड़ जाएंगे। तो यही मैंने कन्फ्यूजन। समांतर घटक E1 cos थीटा व E2 cos थीटा एक ही दिशा में है, एक ही दिशा में है, एक ही दिशा में है। इसलिए ए आपस में जुड़ जाएंगे। तो जो E1 cos थीटा और E2 cos थीटा एक ही दिशा में है, एक ही दिशा में होने के कारण ये आपस में क्या हो जाएंगे? जुड़ जाएंगे। जब जुड़ जाएंगे तो बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर E1 प्लस E2, E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। इसको एक को मैं इधर बात, समीकरण नंबर ये क्या हो गया आपका? 3 हो गया। समीकरण क्या हो गया? ये आपका 3 हो गया। जब समीकरण 3 हो गया तो यहाँ से मैं सारा कैंसिल कर दे रहा हूँ। अब किसी की ज़रूरत यहाँ नहीं है, जो ज़रूरत है वो लिखे रहेंगे आपके। देखिए, E1 की ज़रूरत है और यहाँ E2 की ज़रूरत है, E1 की ज़रूरत है और यहाँ E2 की ज़रूरत है, और बाकी को मैंने यहाँ से डिलीट कर दिया, हटा दिया। तो मैंने आपको यही बताया E1 व E2 परस्पर एक दूसरे के बराबर है, लेकिन इनकी दिशा क्या है? अलग है। तो E1 व E2 के लंबवत व समांतर घटकों में क्या हो जाएगा? वियोजित हो जाएगा, टूट जाएगा। तो जो लंबवत घटक होता है E1 साइन थीटा, E2 साइन थीटा, और जो क्षैतिज घटक होता है E1 cos थीटा और E2 cos थीटा में बढ़ जाएंगे। उसके बाद फिर मैं लिखा कि जो आपका लंबवत घटक है वो परिमाण में तो बराबर है, लेकिन इसकी दिशा क्या है? विपरीत है। इसलिए यह एक ही क्रिया रेखा पर काम करेगा, तो इसलिए एक दूसरे को क्या कर देंगे? निरस्त कर देंगे। लेकिन समांतर जो घटक है एक ही दिशा में काम कर रहा है, इसलिए E1 cos थीटा व E2 cos थीटा आपस में क्या हो जाएंगे? जुड़ जाएंगे। इसलिए आपस में क्या हो जाएंगे?
जुड़ जाएंगे। जब जुड़ जाएंगे तो बिंदु P पर वैद्युत छेद की तीव्रता जो आएगी E बराबर E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। समीकरण नंबर इसको मैंने क्या बना दिया, 3 बना दिया। अब 3 बनाने के बाद अब लिखेंगे कि समीकरण समीकरण 3 में E1 व E2 का मान रखने पर, जब मान रखेंगे तो E बराबर E1 की वैल्यू क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q अपान R का स्क्वायर प्लस L का स्क्वायर, और यहाँ क्या है कास थीटा है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q अपान R का स्क्वायर प्लस L का स्क्वायर कास थीटा। देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q R का स्क्वायर प्लस L का स्क्वायर R का स्क्वायर प्लस L का स्क्वायर, जब आपस में दोनों जुड़ जाएंगे तो आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के 2Q R का स्क्वायर प्लस L का स्क्वायर और कास ऑफ थीटा, क्या आ जाएगा कास ऑफ थीटा। तो अब यहाँ से मुझे क्या निकालना है कास थीटा, तो कास थीटा यहीं से आपका निकल जाएगा, कास थीटा आपका यहीं से निकल जाएगा। तो अब यहाँ देखेंगे आप लोग, अब मैं इनको हटा देना, इनका किसी का काम यहाँ नहीं है, ये यहाँ आके आपको कंफ्यूजन कर देंगे। तो अब यहाँ से आ जाएगा, देखिए यहाँ से आएगा कि कास थीटा की वैल्यू निकाल, त्रिभुज इसमें AOP में कास थीटा बराबर क्या हो जाएगा, देखिए ये कास थीटा बराबर होता है क्योंकि LAL KKA साइन थीटा लंब बटा कड़ कास थीटा आधार बटा का टैन थीटा लंब बटा आधार, तो क्या हो जाएगा आधार बटा क्या हो जाएगा कड़ हो जाएगा, आधार बटा क्या हो जाएगा कड़ हो जाएगा। तो इसमें आधार क्या है आपका L है, देखिए आधार यही तो है ना AO है, आधार क्या है AO है, अब कड़ क्या है PA है, तो AO की वैल्यू L, इसकी वैल्यू √R का स्क्वायर प्लस L का स्क्वायर कास थीटा की वैल्यू क्या आ गया 10। तो अब इसको हम यहाँ रखेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के 2Q R का स्क्वायर प्लस L का स्क्वायर, यहाँ आ जाएगा L अपान R का स्क्वायर प्लस L का स्क्वायर √, तो यहाँ से हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के 2QL, इनको एक साइड में मैंने कर लिया, और यहाँ देखा जाए R का स्क्वायर प्लस L का स्क्वायर, R का स्क्वायर प्लस L का स्क्वायर 1/2, हम रूट को क्या लिख सकते हैं 1/2, तो 1/2 को जब ऐड करेंगे, और एक आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि जो वैद्युत ध्रुव आघूर्ण पढ़ाया गया था, वैद्युत ध्रुव आघूर्ण P इक्वल क्या पढ़ाया गया था, ये लिखेंगे इसलिए P इक्वल 2QL, वैद्युत ध्रुव आघूर्ण P इक्वल 2QL, वैद्युत ध्रुव आघूर्ण P इक्वल 2QL आपको आगे पढ़ा गया, तो जहाँ 2QL है वहीं हम क्या रख देंगे P रख देंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के P अपान R का स्क्वायर प्लस L का स्क्वायर, जब इसको आप जोड़ेंगे एक धन 1/, जब 2 जोड़ेंगे तो 2 धन 1/2 यानी कितना 3/2 हो जाएगा। इसकी कैरी 1 लेंगे 1 से 2, और 1 से 2 में जोड़ेंगे 2 बार 2 यहाँ मल्टीप्लाई होगा 2 धन 1 3 3/2 यानी कितना हो जाएगा 3/2 हो जाएगा। तो ये आपका कितना आ गया 3/2 आ गया, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर इतना आ गया आपका। तो लिखेंगे आप सीधा लिखेंगे, इसका जो मात्रक होता है न्यूटन प्रति क्या होता है कूलाम होता है। तो नई लाइन से आप लिखेंगे L जो है वो R की तुलना में बहुत छोटा है, L का जो मान यहाँ है R की अपेक्षा क्या है बहुत छोटा है, इसलिए लेस देन R, ग्रेटर देन R। तो लिखेंगे कि L स्क्वायर का मान R स्क्वायर की तुलना में
नगण्य होगा। नगण्य मतलब शून्य, तो एल का मान क्या हो जाएगा, शून्य। तो यहाँ से हो जाएगा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E/4πε0 के P/r का स्क्वायर प्लस 0 3/2, या फिर यहाँ से हो जाएगा E बराबर 1/4πε0 के, यहाँ से यहाँ पे आएगा r का स्क्वायर 3/2, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो E बराबर आ जाएगा 1/4πε0 के P/r का क्यूब न्यूटन प्रति कूलम। इसका जो मात्रक आ जाएगा न्यूटन प्रति कूलम आ जाएगा। एक स्टेप और लिखेंगे, यदि निर्वात या y के लिए के बराबर क्या होता है 1, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर 1/4πε0 Q/r का क्यूब, ये क्या हो जाएगा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता न्यूटन प्रति कूलम हो जाएगा। न्यूटन प्रति क्या हो जाएगा, कूलम हो जाएगा। न्यूटन प्रति क्या हो जाएगा, कूलम हो जाएगा। तो और मैं कल ही बताया था, जहाँ 1/4πε0 का जो मान होता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर होता है। न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर होता है। तो प्यारे बच्चों, आपका ये समाप्त हो गया। तो जो अगली हेडिंग है आप लोगों को मैं कल पढ़ाऊँगा। तो बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वो भी है जो पेपर में कई हर साल पूछे जाते हैं। तो आप लोगों से मेरी यही अपील है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। सब्सक्राइब कर लेंगे, जितना मैं यहाँ पे आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड करूँगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचेगा, तो आपको मालूमात हो जाएगा, जानकारी हो जाएगी, तो आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप लोगों को यही करना है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो जाहिद कोचिंग सेंटर पर आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।